और उस पर एक पट्टी लगाई गई विनायक दामोदर सावरकर जी की, जिस पट्टी के शब्दों का भाव ये है कि इस रास्ते को हमने किसी भावना में नहीं चुना, सोच समझ कर चुना। हमको ये मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। हमको ये मालूम था कि रास्ता बलिदान तक जाता है। विनायक दामोदर सावरकर। मनमोहन सिंह की सरकार आई तो कांग्रेस ने उस पट्टी को उखाड़ दिया। हम सुषमा स्वराज जी के साथ वो पट्टी की दूसरी कॉपी बनवाकर सेलुलर जेल के बाहर प्रदर्शन करने गए थे। बीजेपी के सभी सांसद उनके साथ रहे थे। तो जेल के बाहर गिरफ्तारी थी, लेकिन जिज्ञासा उत्पन्न हुई और पूछा कि गांधी जी की पट्टी लगाई उन्होंने, सावरकर की पट्टी उखाड़ के, क्या गांधी जी कभी काला पानी आए थे? उन्होंने कहा नहीं, गांधी जी कभी काला पानी नहीं आए। उनकी एक चिट्ठी आई थी जब 56 दिन की हड़ताल लोगों ने की थी अंग्रेजों के खिलाफ इस जेल में, तो हड़ताल तोड़ने के लिए उनकी चिट्ठी आई थी। ज्योति जल रही थी। नरेंद्र मोदी जी का राज आया, फिर से एक ज्योति प्रज्वलित की गई। सावरकर की पट्टी अमित शाह जाकर उस पर लगा रहा है। एक तीसरी बात वहां की बताने से पूर्व, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए हम उसकी पूर्व तैयारी के लिए इकट्ठे आए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जिंदगी में 4 बार शिखर को छुआ। कोई एक बार छूकर ही बहुत बड़ा मानता है। वो ICS अफसर बने, उस जमाने में बने, लेकिन ICS अफसर बनते बनते उनको ध्यान में आया कि वो इस काम के लिए नहीं बने, और वो उस ICS की नौकरी को लात मार के और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। कांग्रेस के साथ काम करने लगे, और एक नौजवान, जिस समय हमारे युवा मोर्चा में होते साहब, 41 साल की उम्र में सूरत के पास हरिपुरा हुए कांग्रेस के अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये छोटी बात नहीं, देश भर में उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते घुमा। और वो जो कहते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर कि आप लोग तालमेल से चलना चाहते हो अंग्रेजों के साथ, मैं सब इस्तेमाल कर रहा हूं, तालमेल से आजादी नहीं मिल सकती, हमको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वातावरण बन गया था। गांधी जी कहने लगे, सुभाष जी अंग्रेजों पर दबाव मत कीजिए, अंग्रेज अभी कठिनाई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यही सबसे उपयुक्त समय है, इस समय कोई प्रेम दिखाने का कोई कारण नहीं है, और हमने ब्रिटिशर्स पर दबाव देना चाहिए कि वो हमको आजाद करें, उनके लिए लड़ना चाहिए। अगले अधिवेशन कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास त्रिपुरी में हुआ। गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध कर दिया और अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया, सीतारामैया, अटामी सीतारामैया। कोई 1500 वोट थे, प्रतिनिधि होते हैं उस नाते से 1550, उनको 250 वोट मिले और 1300 वोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिले। गांधी जी, ये धर्मेंद्र गौड़ एक जासूस था अंग्रेजों का। ये लिखता है कि नेताजी उस समय बीमार थे, नेताजी स्ट्रेचर पर गए, लेकिन नेताजी जब बोले तो 2 लाख लोग उनको सुनने के लिए आए थे त्रिपुरी में। लेकिन जो 14 लोगों की कमेटी बनी थी, उसमें से 12 लोगों ने गांधी जी के कहने पर नेताजी के साथ नहीं काम करने के लिए इस्तीफा दे दिया। तब नेताजी ने कहा कि तालमेल रखने वाले लोगों के साथ मेरा चलना शायद अब संभव नहीं होगा और मुझे अलग रास्ते पे जाना पड़ेगा, और वो कांग्रेस छोड़कर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या जलवा था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या प्रभाव था, उसका जिक्र भी मैं ये अंग्रेजी जासूस धर्मेंद्र गौड़ की किताब से करना चाहूंगा।
उन्होंने कहा कि एक दिन रामपुर में कांग्रेस की और सुभाष बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक की एक ही दिन सभा हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र 10 बजे पहुंचे, दोपहर में गांधी जी पहुंचे। गांधी जी कांग्रेस की सभा को संबोधित करने आए, नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक की सभा को संबोधित करने आए। जब गांधी जी के लोगों ने बताया कि आज फॉरवर्ड ब्लॉक की भी सभा है और समय भी एक है, तो गांधी जी ने कहते हैं कि माथा पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि हमको कौन सुनने आएगा अगर सुभाष उसी समय बोलेगा। गांधी जी ने कहा जल्दी कागज लाओ। गांधी जी ने सुभाष जी के नाम चिट्ठी लिखी कि आप अपनी सभा का समय बदलो, 2 बजे कर लो। चिट्ठी ही 2:30 बजे पहुंची। नेताजी ने कहा कि गांधी जी की बात को मैं टाल नहीं सकता, हमारी सभा 3 बजे करेंगे। उनके साथियों ने कहा क्या बात करते हो साहब, 5 बजे की अनाउंसमेंट है। उन्होंने कहा नहीं, जाओ निकल जाओ सब, बताओ कि सुभाष 3 बजे बोलेंगे। और ये जासूस लिखता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सभा में 1 लाख श्रोता। जब नेताजी को लगा कि केवल राजनीतिक दलों से, इस तरह के संगठनों से आजादी नहीं मिल सकती, तो वो जर्मनी चले गए। जब उनको लगा कि जर्मनी से मेरा काम नहीं हो सकता, 3 महीने पनडुब्बी में थे, जिसकी चर्चा के अंदर वत्स कर रहे थे। पनडुब्बी मैंने देखी है साहब, मेरे 2 बहनोई नेवी में रहे। एक खाट से भी कम जगह पर रहना पड़ता है बंदे को। जापान पहुंचे और जापान से फिर वो सिंगापुर आए। जब सिंगापुर आए तो कहते हैं लाखों की भीड़ थी उनके स्वागत के लिए। भारतीय सैनिक थे बहुत बड़ी संख्या में, जो आजाद हिंद फौज में जुड़ गए। और उनके स्वागत में ऐसा जबरदस्त गीत गाया था, सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी हैं आ गए, सुभाष जाने हिंद है, सुभाष माने हिंद है, सुभाष शाने हिंद है, सुभाष आने हिंद है। आजाद हिंद फौज की कमान तो रासबिहारी बोस ने उनको सौंप ही दी, लेकिन 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई। इसको 18 देशों ने मान्यता दी। बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ प्यारा बताते हैं। जापान, जर्मनी, चीन सब उसमें। आजाद हिंद सरकार का नोट करेंसी थी सर। आजाद हिंद सरकार का रंगून और सिंगापुर में दफ्तर था। उस समय के राष्ट्राध्यक्षों के साथ चीन, जापान, जर्मनी, इनके साथ फोटो है सुभाष का, अलग अलग देशों के मुखियाओं के साथ। और जब अंग्रेज अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डरके मारे भाग गए, जब जापानी फौजें आई, एक भूकंप भी आया था, तब जापानी फौजें वहां पहुंची तो थोड़े बहुत बचे थे, उनको काबू करके उन्होंने आजाद इसको अपने कब्जे में दिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाया कि आइए, भारत के राष्ट्राध्यक्ष के नाते, भारत के पहले राष्ट्राध्यक्ष के नाते आप आइए और अपनी भूमि पर तिरंगा फहराइए। 29 दिसंबर 43 को वो पहुंचे। 30 दिसंबर 43 को उन्होंने अंडमान क्लब के सामने खड़े होकर तिरंगा फहराया। ये तारीख देश के इतिहास में पढ़ाई नहीं गई। ये तो सबसे पहले गर्व और गौरव इस तारीख पर कर दिया कि यहाँ कोई झंडा नहीं फहराया जाएगा, या झंडा मत फहराना, हमको तकलीफ होती है। वहां झंडा फहराया भैरव सिंह शेखावत ने जाकर 2003 30 दिसंबर को अटल जी का जब राज था, कहा ये सेरेमोनियल रहेगा। फिर मनमोहन सिंह की सरकार आ गई साहब। पाप देखिए कि उसको फिर डी सेरेमोनियल किया कांग्रेस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब 30 दिसंबर 43 को वहां गए थे, तो उन्होंने सुभाष की टोपी दिला देना। वो सुभाष की टोपी लगाया और वहीं सैल्यूट करके उस झंडे को फहराया। और जिस टापुओं के नाम, एलोक टापू का नाम स्वराज द्वीप, नील टापू का नाम शहीद द्वीप और रॉस आइलैंड का नाम, हमने 129 लोगों ने उसी झंडे के सामने किया। अब आपको ध्यान में है कि इतिहास कैसे छुपा है। सिंगापुर से चलती हुई, कोई कहता है 85,000, कोई 45,000,
और मणिपुर और इम्फाल इसमें नागालैंड में आके लड़ी। मोइरिंग में उन्होंने कब्जा किया। 11 अप्रैल 44 को तिरंगा फहराया, अंग्रेजों को हरा कर फहराया। 26,000 लोगों ने बलिदान दे दिया साहब। 592 लोग आजाद हिंद फौज में आपके जिले के थे और 53 लोग लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। हिसाब से देखिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस स्मारक पर लिखा है मोइरिंग में कि हमने आपके सुनहरे कल के लिए अपना आज बलिदान कर दिया है। आजादी के 75वें साल में उन सब लोगों को हमने याद करना चाहिए जिन्होंने अपना वर्तमान हमारे सुनहरे भविष्य के लिए बलिदान किया था। यहाँ की कथा कोई मामूली नहीं है। रोहणाक हो, मंगाड़ी हो, यहाँ के डिप्टी कलेक्टर को मार दिया था विलियम बेवरडल को। 79-73 दिन तक हिसार बिल्कुल आजाद रखा था यहाँ के लोगों ने। यहाँ मरने वालों की जो संख्या है, जो इस समय में मरे